Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics. Students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 7 population. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 6 of the chapter. Before moving on to the today's current portion, let us have a short summarization regarding the previous portion. Previously हमने क्या देखा? तो previously हमने रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के बारे में डिटेल एनालाइज्ड स्टडी किया. उसके बाद हमने जो है कॉजेज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, उसके बर्थ रेट के बारे में डिटेल में देखा. सो नाउ लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन रिगार्डिंग द प्रीवियस पोर्शन. सो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का 1901 से लेके 2011 तक का एक डेटा टेबल दिया गया था. डेटा टेबल की अगर हम बात करते तो 1901 में जो रूरल और अर्बन पोर्शन का पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन कितना था ये हमें एक्सप्लेन किया गया है. सो 1901 में 21.2 रूरल में, अर्बन में 2.6, टोटल 23.8 देखा गया था. इसकी परसेंटेज की अगर हम बात करते तो रूरल में 89.1%, अर्बन में 10.9% एंड ओवरऑल 100% यानी 23.8% देखा गया था. वही 1951 में जो है रूरल में 29.9 यानी 21 में से 29 तक का इंक्रीज देखा गया. वही अर्बन में 2.6 में से 6.2 देखा गया. टोटल पॉपुलेशन जो 23.8 था वो इंक्रीज होके 36.1 में इंक्रीज होता हुआ नजर आया. परसेंटेज की बात करें, ओवरऑल पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुआ बट परसेंटेज में कमी देखा गया. जो 89.1% था वो कम होके 82.8 हो गया रूरल एरिया में. अर्बन में जो 10.9 था वो इंक्रीज होके 17.2 में इंक्रीज देखा गया. ओवरऑल 100% का 100% देखा गया था. उसके बाद ऑन द ईयर 1981 में जो पोर्शन है रूरल एरिया का 52.4 देखा गया था. वही अर्बन एरिया का 15.9, ओवरऑल जो है 68.3 का 100% देखा गया था. जबकि अगेन परसेंटेज में एक रिडक्शन देखा गया. जो 82.8 था उसकी जगह 76.72 का डिक्रीज रूरल एरिया में देखा गया. अर्बन एरिया में 17.2 जो पोर्शन देखा गया था वो इंक्रीज होके 23.28 का इंक्रीमेंट जो है अर्बन एरिया में देखा गया था. वही 2011 की अगर हम बात करते तो 2011 में जो है रूरल एरिया में 83.02, अर्बन एरिया में 38 और ओवरऑल 121.02 देखा गया था. परसेंटेज की बात करें तो कंपेयरिंग टू द प्रीवियस पोर्शन अगेन परसेंटेज की रूरल एरिया में कमी देखी गई. 76.72 की जगह पे अब वो 68 हो गया. वही 23.28 की जगह पे वो 32 तक का इंक्रीज देखा गया था. सो इस तरीके से ये टेबल और उसके डायग्राम देखने के बाद हमें यहाँ पे ये पता चलता है एनालाइज के अंदर कहीं ना कहीं रूरल एरिया में से अर्बन एरिया की ओर जो है पब्लिक बढ़ता जा रहा है. बट पॉपुलेशन जो है रूरल और अर्बन दोनों में बढ़ता जा रहा है. बट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है. रूरल में कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिलता है और अर्बन में कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी पोर्शन में अट्रैक्ट होते हुए लोग रूरल में से अर्बन की ओर अट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं. पॉइंट नंबर 2 में हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि 1901 में जो रूरल एरिया है वहां पे 21.2 यानी कि 89.1% के जो रूरल पॉपुलेशन देखा गया. वही 2011 में 83.02 यानी पॉपुलेशन इंक्रीज तो दिख रहा है बट परसेंटेज में 89.1 से लेके वो 68 तक का डिक्रीज देखा गया. क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में आज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम देखा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सो ये सारी पोर्शंस के वजह से कहीं ना कहीं रूरल में से जो लोग हैं वो अर्बन की ओर शिफ्ट ले लेते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने देखा इवैल्यूएशन और एनालिसिस में कि जो अर्बन पोर्शन में 1901 में 2.6 यानी 10.9% का जो है पॉपुलेशन देखा गया. वही 2011 में जो वो इंक्रीज होके
42.0 यानी कि 68% तक का जो इंक्रीमेंट है वहां पे देखा गया था। तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि ओवरऑल जो रिडक्शन इंक्रीमेंट है वो जो है अर्बन एरिया में ज्यादा देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? इसीलिए देखा जाता है क्योंकि अर्बन एरिया में जो फैसिलिटीज हमें मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, ये वो सारी पोर्शंस कहीं ना कहीं रूरल में से अर्बन की ओर ट्रांसफर माइग्रेट करने के लिए हमें ये करता है। उसके अलावा जैसे ही जमींदार सिस्टम, मनी लैंडर्स की एबॉल्यूशन खत्म हुआ, उसके बाद लोग एम्प्लॉयमेंट की सर्च में रूरल से अर्बन की ओर शिफ्ट ज्यादा लेते हुए नजर आए। यहाँ पे जो है रूरल एंड अर्बन पोर्शन दोनों कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने टॉपिक देखा कॉजेज फॉर द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्यों एक रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन के अंदर देखा जाता है? सो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट। कितने लोग जन्म ले रहे और कितने लोग मर रहे, ये पोर्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। ये जो गैप है, गैप बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ज्यादा बर्थ रेट होना और कम डेथ रेट हो जाना, उसके बीच का जो गैप होता है, यही एक रीजन माना जाता है ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ का। इसीलिए हमें जो है बर्थ रेट के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। ये मान के हमने बर्थ रेट के बारे में डिटेल में देखा। व्हाट इज द बर्थ रेट? बर्थ रेट का मतलब एवरी 1000 पर्सन के ऊपर कितने नए बच्चे जन्म रहे, उसे कहीं ना कहीं बर्थ रेट बोला जाता है। बर्थ रेट को फाइंड करने के लिए बर्थ रेट का जो फॉर्मूला है, बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड न्यू बर्थ इन द पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो इसका जो आंसर आएगा वो बर्थ रेट माना जाता है। इवन इसके लिए हमें एक टेबल दिया गया था, जो कि टेबल के अंदर 1951 और 2011 का डेटा हमें प्रोवाइड किया गया सेंसस रीडिंग 2011 से। 1951 के अंदर बर्थ रेट 30.9 देखा गया था, वही 2011 में रिड्यूस होके 21.8 देखा गया था। जब हम 39.9 माइनस 21.8 करते तो डिफरेंस उसका 18.1 देखा जाता है। क्यों बर्थ रेट में रिडक्शन देखा गया? एनालाइज करते हुए हमें पता चलता है कि लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, ये सारी रीजन के वजह से कहीं ना कहीं 1951 से लेके 2011 के बीच में बर्थ रेट थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने प्रीवियसली बहुत ही डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव रिमेंबर्ड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्दर पोर्शन। डेथ रेट के बारे में, कॉजेज ऑफ द बर्थ रेट का हाई होना क्या रीजन है, ये सारी पोर्शन के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले। So now let us move on with the PDF in the further video in a very detailed manner in the further portion. So students, now let us move on with the today's portion. Today we are going to see the meaning of death rate. So I'm going to read it out, listen it out carefully. The death rate depicts the number of people who die per every 1000 people during a given year. Death rate is equal to number of people who die in a given year divided by total population into 1000. The decrease in population can be understood from the death rate. The reduction in the total population in a particular manner can be understood by measuring the total number of death in a year. So last time हमने बर्थ रेट देखा, तो आज हम डेथ रेट के बारे में देखेंगे। डेथ रेट का मतलब कितने लोग हर 1000 लोगों के ऊपर मरे हैं, एक साल के अंदर 1000 लोगों में से कितने लोग मरे हैं, ये पोर्शन को डेथ रेट माना जाता है। डेथ रेट का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, नंबर ऑफ पीपल डाइड इन अ गिवन ईयर, इस साल के अंदर कितने लोग मरे, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इनटू 1000 कर दोगे तो आपको डेथ रेट का पोर्शन मिल जाता है। अगर डिक्रीज पॉपुलेशन में देखा जा रहा है तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि डेथ रेट कितना हमारा हुआ है, कितना पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज देखा जा रहा है। रिडक्शन टोटल पॉपुलेशन के अंदर समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ डेथ रेट पर्टिकुलर ईयर के अंदर जानना नेसेसरी माना जाता है। सो यहाँ पे डेथ रेट को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए एक टेबल दिया गया है। लेट अस सी दैट टेबल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो ये जो टेबल है ये सेंसस ऑफ रीडिंग 2011 में से आया गया है। द एक्सटेंट ऑफ डेथ रेट इंडिया में कितना है, ये पोर्शन आप लोगों को समझाया गया है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर।
यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ये टेबल की अगर हम बात करें तो एक्सटेंट ऑफ डेथ रेट इन इंडिया, जो कि सेंसस रीडिंग 2011 में से देखा गया है, और रेदर देन दैट 1951 एंड 2011 यानी कि 50 ईयर्स के गैप का एक पोर्शन ऑफ डेथ रेट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो पर 1000% डेथ रेट कितना था? 1951 में जो है 27.4 देखा गया, जो कि रिड्यूस होके 2011 में 7.1 देखा गया, यानी कि 20.03 पोर्शन ऑफ रिडक्शन डेथ रेट में कहीं ना कहीं देखा जाता है। क्यों? इसका एनालिसिस नीचे दिया गया। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। सो एनालिसिस एंड कंक्लूजन, द डेथ रेट इन इंडिया इन 1951 was 27.4, which fell to 7.1 in 2011. 27.4 minus 7.1 is difference 20.3. The fall in death rate is much higher than the fall in birth rate. The main causes are control of famines, improvement in quality of life, nutrition food, increase and improvement in medical services, spread of education, improvement in medical science and research in the field of surgery, control of infectious diseases, etc. So कहीं ना कहीं डेथ रेट इतना कम क्यों हुआ? इंडिया के अंदर 1951 में डेथ रेट 27.4 देखा गया, जो कि 2011 तक कम होके 7.1 देखा गया। 27.4 माइनस 7.1 यानी 20.3 माना जाता है, यानी माइनस 20.3 का रिडक्शन डेथ रेट में देखा गया है। क्यों डेथ रेट इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है? सो मेन कॉजेज़ इसका हमने फेमाइंस में कंट्रोल कर लिया है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की इम्प्रूवमेंट हो गई है, लोगों को न्यूट्रिशन खाना मिल रहा है, और इवन इम्प्रूवमेंट जो है मेडिकल सर्विसेज में देखा जा रहा है। एजुकेशन जितना स्प्रेड हो रहा है उतना मेडिकल सर्विसेज भी अच्छा हो रहा है, और इवन सर्जरी के फील्ड में रिसर्चेस इतने हो रहे हैं कि हमारे इन्फेक्चुअस डिसीज़ और जो भयंकर रोग से लोग मरते थे उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल होने की वजह से डेथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो बर्थ रेट इंक्रीज़ होना और डेथ रेट डिक्रीज़ होना, ये दोनों बीच में जो पोर्शन होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये डेथ रेट जो है इतना डिक्रीज़ होने का रीज़न एनालिसिस में बताया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट, क्यों ज़्यादा बर्थ रेट देखा जाता है। Causes of high birth rate in India can be classified under 3 heads: social factor, economic factor and other factor. अगर हम causes of high birth rate की बात करते तो उसको 3 क्लासिफिकेशन में किया जा सकता है। फर्स्ट वन है social factor, सेकेंड है इकोनॉमिकल फैक्टर एंड थर्ड है अदर फैक्टर। सोशल यानी हम जो सोसाइटी पे रहते हैं उस सोसाइटी के कौन से फैक्टर्स की वजह से बर्थ रेट बढ़ रहा है। सेकेंड इकोनॉमिकल, पैसे की लेवल पे अगर हम देखें तो क्यों बर्थ रेट बढ़ रहा है, एंड अदर फैक्टर्स यानी और कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ रहा है, उसके बारे में डिटेल में हमें दिया गया है। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, सोशल फैक्टर। इन दैट द फर्स्ट पॉइंट इज universality of marriage. In India, marriage is a religious ritual. The society doubts an unmarried person. To escape from this, a man and a woman enter into an institution of marriage. Every disabled people are not exception. Compared to advanced country, in India, most women marry. This universality of marriage leads to high birth rate. सो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज का मतलब कहीं ना कहीं माना जाता है कि लोगों को शादी करना ही चाहिए, और उसमें भी इंडिया की अगर हम मानते हैं तो धर्म के हिसाब से एक धार्मिक काम होता है शादी करना। तो इंडियन मैरिज को एक रिलीजियस राइचुअल, एक वी कैन से तौर तरीका, अगर आपने जन्म लिया है तो आपको शादी तो करना ही पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। अगर आप शादी नहीं करते हो, आप अगर ये सोचते हो कि शादी किए बिना आप अकेले जियोगे, तो सोसाइटी आपके ऊपर डाउट करता है, इसका कहीं लफड़ा तो नहीं चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें ये तो नहीं है, इसमें वो तो नहीं है। तो इस तरीके का हज़ारों टाइप के क्वेश्चन उठते, और इंसान इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं आदमी हो कि औरत हो, दोनों ही शादी के लिए मान जाते और शादी कर लेते। इवन जो अपंग लोग हैं, डिसेबल्ड लोग, स्पेशल पीपल, वो भी इससे बच नहीं सकते। अगर उनकी
भी शादी नहीं हुई तो लोगों की बातें करना शुरू हो जाता है, इसीलिए लोगों डर के मारे भी शादी कर लेते। कंपेयर टू एडवांस कंट्री, हमें जितना एडवांस कंट्री देखने को मिलता है, आज भी लोग एडवांस कंट्री जैसे फॉरेन कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के अंदर लोग जो है जल्दी शादी नहीं करते, 35, 36, 40 में शादी करते, और यहाँ तो 20 में ही शादी हो जाता है। तो कंपेयर टू एडवांस कंट्री, इंडिया में ज़्यादातर औरतें शादीशुदा कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ये जो मैरिज पोर्शन है इस वजह से कहीं ना कहीं हाई बर्थ रेट देखने को मिलता है। शादी होगा तो ऑब्वियसली बच्चा होगा, तो ये पोर्शन से कहीं ना कहीं जो है हमारा बर्थ रेट इंक्रीज होता जा रहा है। सेकेंड पोर्शन है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। चाइल्ड मैरिज इज प्रिवेलेंट इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री डिस्पाइट लॉज बैनिंग चाइल्ड मैरिज। As they get married at an earlier age, their fertility span is very long. This results in birth of more children. The Widow Remarriage Act in India, which has been supported by many, and thus widow remarriage has become common. Therefore, it has resulted in high birth rate. सेकेंड पोर्शन जो है चाइल्ड मैरिज या तो विडो रीमैरिज, जल्दी ही बचपन में ही शादी कर दिया जाता है, यानी जब लोग बच्चे होते हैं तभी उनकी शादी हो जाता है। कंट्री के बहुत जगहों पे आज भी ये देखने को मिलता है, जबकि बाल विवाह को हमने बैन किया है, कानूनी तौर पे बच्चों को 18 साल तक उसकी शादी नहीं होनी चाहिए ये माना जाता है, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल। फिर भी इतना कानून स्ट्रिक्ट करने के बावजूद भी कई सारी जगहों पे आज भी बाल विवाह देखने को मिलता है। अगर आपकी जल्दी शादी हो जाती है यानी आपकी फर्टिलिटी स्पैन जो है वो लंबे समय तक देखने को मिलता है। अगर आप 33, 30 में शादी करते हो, 35, 36 एज जो है चाइल्ड बर्थ का माना जाता है, तो आपके पास सिर्फ 6 साल होते तो आप 1 या 2 बच्चा पैदा कर सकते हो। बट अगर आपकी 16 साल 15 साल में ही शादी हो जाती है तो 15 साल से लेके 36 ईयर्स यानी कि करीबन 15 + 6 यानी कि 21 साल का फर्टिलिटी पीरियड, बच्चा पैदा करने के लिए आपके पास 21 साल मिल जाता है। तो उस पोर्शन में ज़्यादातर चाइल्ड बर्थ्स देखने को मिलता है, तो ज़्यादा चाइल्ड बर्थ्स का रिजल्ट ये पोर्शन माना जाता है। उसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट, अगर जल्दी शादी हो जाती है और हस्बैंड डेथ हो जाती है और इंसान विडो हो जाता है यानी लड़की अगर विधवा हो जाती है तो हमारा इंडियन कानून उसमें भी सपोर्ट करता है, रीमैरिज यानी दोबारा उसकी मैरिज करवाई जाती है। और इस वजह से विडो की जो रीमैरिज होती है वो बहुत ही कॉमन हो गया और उसके बाद अगेन उसका बच्चा पैदा करना, तो ये पोर्शन कहीं ना कहीं हाई बर्थ रेट को रिजल्ट करता है। यू माइट बी थिंकिंग दैट ये क्या है कि बेबी बॉर्न अप करना, ये एक टॉपिक की तरह इकोनॉमी के अंदर, ये पॉपुलेशन इंक्रीज के अंदर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। हर बार मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक को समझने के लिए आपको बहुत मैच्योर बनना पड़ता है। आपको लगता है बचपन में शादी हो जाती है, 12-13 साल में शादी होता है, 15-16 में तो एक बेबी होता है उसका, तो 16 साल में एक बेबी, फिर 21 साल में एक बेबी, फिर 25-26 में एक बेबी, यानी कि 3-4 बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं। बट अगर आपका 30 में या 25 अब शादी होता है तो आप 28-29 में एक बेबी करोगे, 32-33 में 2 बेबी में तो स्टॉप हो जाता है, फर्टिलिटी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। सो ये पोर्शन कहीं ना कहीं हाई बर्थ रेट को लीड करता है, ऐसा यहाँ पे बुक में बताया गया है। थर्ड है प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। Indian society is male dominated and more importance is given to son rather than daughters for the following 3 reasons. It is believed that there is a hell named Pooh and a son's birth can stop them from reaching this hell. For procreation, to support them financially during old age. Due to these 3 reasons, families give birth to more children expecting a son and in the process their family size become large. प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, अब लड़का ही चाहिए, ये प्रेफरेंस सबसे बड़ा इंडियन कल्चर में देखा जाता है। इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग होते हैं। सो मेन इम्पोर्टेंसली, मोर इम्पोर्टेंसली हर एक फैमिली में लड़का चाहिए, लड़की हो के ना हो बट लड़का तो चाहिए, ये पोर्शन ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 3 रीज़न है जो लोग आज भी मानते हैं। अगर आपको लड़का नहीं हुआ तो आप नरक में जाओगे, आपको नरक में जाने से रोकने के लिए एक लड़का तो आपके बच्चों की लिस्ट में होना चाहिए। फर्स्ट पोर्शन ये होता है। सेकंड पोर्शन प्रोक्रिएशन, वंश को वही आगे बढ़ाता है, लड़कियां आगे नहीं बढ़ाती है, लड़के ही वंश के नाम को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए एक लड़का चाहिए। सेकंड पोर्शन ये। थर्ड
अगर हम बूढ़े हो जाते तो हमें कमा के कौन खिलाएगा? लड़के, लड़कियां तो शादी करके चली जाएगी, लड़के हमारे साथ रहेंगे, इसलिए लड़के चाहिए। ये 3 रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि लड़की हो के ना हो, बट लड़का तो लाइफ में होना चाहिए। और जब तक लड़का नहीं होता है तब तक हम और बच्चे पैदा करते रहते, और इस रीज़न की वजह से लड़का होगा ये सोचते सोचते फैमिली की साइज़ बड़ा हो जाता है। काफ़ी बार ये देखा गया 4 बहनें होंगी, 5वां एक भाई होगा। सो ये पोर्शन में क्या होता है, तो फैमिली बहुत बड़ा साइज़ का हो जाता है, और एज अ रीज़न हाई बर्थ रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे सोशल फैक्टर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स का 4th पॉइंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम। There is the prevalence of joint family system in the rural area of India. As a result, the financial responsibility of upbringing a child is distributed among all the family members. Hence, a child does not become a burden, leading to the high birth rate. सो जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी गांव में क्या होता है, जॉइंट फैमिली होता है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब मम्मी पापा और 2 बच्चे। अगर 2 ही इंसान को 2 बच्चों का खर्चा उठाना हो तो वो थोड़ा बर्डन, बोझ लगने लगता है, हमारा खर्चा ज़्यादा है ऐसा हमें लगने लगता है। तो वहाँ पे चाइल्ड बर्थ रेट को हम कम कर सकते हैं। बट अगर जॉइंट फैमिली है, बड़े पापा, चाचा, छोटे चाचा, बड़े मौसा सब साथ में रहते हो, तो वहाँ पे अगर 10 बच्चे भी हो तो सबके बीच में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जॉइंट फैमिली में एक बच्चे को पालने का खर्चा सबके माथे पे आ जाता है, इसीलिए एक बच्चे को पालने का जो बोझ जो न्यूक्लियर फैमिली में फील होता है वो जॉइंट फैमिली में फील नहीं होता है। इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं हाई बर्थ रेट आज भी गाँव के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। सो ये पोर्शन जॉइंट फैमिली सिस्टम का कंप्लीट होते ही हमारा सोशल फैक्टर का 4 पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में फर्स्ट टॉपिक है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। Education and population growth has a complex relationship. There is more so regarding female education. Inadequate education make it difficult to understand the need for small families, and as a result, the family size tends to become large. Education and the number of children in a family have inverse relationship all over the world. It has been found that as compared to illiterate women, the women who had primary education give birth to less number of children. This proves true for middle class, middle school educated and secondary school educated as against primary school educated women. For this experience, it can be said that the birth rate is high because of illiteracy and low education. सेकेंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ का एक कॉम्प्लेक्स यानी एक पेचीदा रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर औरतों को ज़्यादा पढ़ाया जाए तो उन्हें पता रहता है कि अभी समाज में क्या चल रहा है और किस तरीके से समाज को डेवलप करना है। बट अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें क्यों स्मॉल फैमिली चाहिए, एक छोटा परिवार क्यों चाहिए, सिर्फ 1 और 2 बच्चे के साथ क्यों रुक जाना चाहिए, इस पोर्शन के बारे में समझना मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर उन्हें ये पोर्शन ना पता हो तो वो लार्जर फैमिली साइज का डिपेंडेड हो जाते हैं, यानी ज़्यादा बच्चा पैदा करके और बड़ा लार्जर फैमिली देखने को मिलता है। एजुकेशन देखा गया कि अगर एजुकेशन आप अच्छा देते हो लोगों को तो वहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है कम होते, और अगर कम पढ़े लिखे लोग हो तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे देखे जाते, यानी कि एक इनवर्स ऑपोजिट रिलेशनशिप जो है एजुकेशन और चाइल्ड बर्थ रेट में देखा जाता है। ये देखा गया है जो पढ़े लिखे औरत नहीं है उनके ज़्यादा बच्चे, और जो प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ 1 से 5 या 6ठी क्लास तक या 8वीं क्लास तक भी जो पढ़े उनके जो बच्चे वो बहुत ही कम होते, वो कम बच्चों को पैदा करते। उन्हें ऐसा लगता है 1 या 2 बच्चों को पैदा करके उनको पूरा फैसिलिटीज़ देना चाहिए, जबकि इल एजुकेटेड यानी जो इलिटरेट है उनको क्या लगता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इनकम होगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। सो मिडिल
मिडिल स्कूल एजुकेटेड लोग और जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड लोग हैं, कंपैरेटिव टू दैम प्राइमरी स्कूल के स्कूल एजुकेटेड जो वुमेन है उनके बच्चे ज़्यादा माने जाते हैं, जबकि मिडिल और सेकेंडरी जो पढ़े होते हैं उनके बच्चे और भी कम देखे जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से हम ये बोल सकते हैं कि बर्थ रेट कहीं ना कहीं हाई इसीलिए देखा जाता है, क्यों? क्योंकि औरतें कम पढ़ी लिखी है और उस लो लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्हें प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और वो लार्जर फैमिली के प्रोडक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट लो लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the high death rate and the causes of the high birth rate in a very detailed manner. I hope you all have understood the portion, but let us not take the risk and have a short summarization of the topic that we have seen today. So first of all, death rate. डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस पोर्शन में बर्थ रेट देखा था उसी तरीके से डेथ रेट को भी हमने देखा। डेथ रेट का मतलब एवरी 1000 के ऊपर कितने लोग इस पर्टिकुलर साल में मरे हैं उसे डेथ रेट बोला जाता है। डेथ रेट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला देखा गया है। डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल डाइड इन द पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, उसे डेथ रेट बोला जाता है। इवन डेथ रेट का भी एक टेबल दिया गया है जो 1951 और 2011 का एक डेटा प्रेजेंट करता है। 1951 में जो है 27.4 डेथ रेट देखा गया था, वही 2011 में 07.1 का डेथ रेट यानी कि 20%, 20.3 का पोर्शन जो है रिडक्शन में देखा जाता है। क्यों ये पोर्शन है? एनालाइज करते हुए हमें ये पता चलता है कि जितना एजुकेशन लोगों को मिल रहा है, जितना उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर रहा है, जितना उनकी इनकम सुधर रहा है, जिनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छा मिल रहा है और मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो जितना अच्छा बढ़ रहा है, उस रीजन की वजह से कॉन्सिक्यूस डिसीजेज या बड़े बड़े बीमारियों की वजह से लोग नहीं मर रहे और लोगों की लाइफ जो है सेव किया जा रहा है। ये सारी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं डेथ रेट बहुत ही ज्यादा गिर गया है, ये देखने को मिला है। सो यहाँ पे डेथ रेट का पोर्शन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने देखा कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट की बात करें, क्यों इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा बर्थ रेट क्यों ज़्यादा हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है? तो ये रीज़न को समझने के लिए हमें 3 फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना होगा। फर्स्ट है सोशल फैक्टर, सेकेंड है इकोनॉमिकल फैक्टर एंड थर्ड है जो है अदर फैक्टर। सो इसके अंदर सोशल फैक्टर के बारे में आज हमने डिटेल में देखा और इकोनॉमिक फैक्टर के एक पॉइंट के बारे में देखा। सोशल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, सोशल यानी हमारी जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके वजह से बर्थ रेट जो है बच्चों का पैदा होना ज्यादा होता जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। इंडियन हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से रिलीजियस राइचुअल माना जाता है इंडियन मैरिज को। कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान ये सोचता है कि उसको शादी नहीं करना है, शादी किए बिना अकेले रहना है, तो उसके बारे में काफ़ी सारी बातें होती है और लोग उसके बारे में काफ़ी सारी बैड व्यू पॉइंट रख देते हैं। ये चीज़ से डर के, इससे भागने के लिए और एक्सकेप होने के लिए वो शादी कर लेता है। तो जैसे एक इंसान शादी करता है तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर जनरेशन बढ़ने वाला है, तो बर्थ रेट भी बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हैंडीकैप होते हैं वो भी इस टॉपिक से बचते नहीं है, वो भी एक्सेप्शन में नहीं है। इसीलिए इंडियन कल्चर में मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैरिज जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वही एक मेजर रीजन बनता है बर्थ रेट को इंक्रीज करने में। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था अर्ली मैरिज या विडो रीमैरिज। सो इंडिया के अंदर अर्ली मैरिज का भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। अर्ली मैरिज इन द सेंस जो बच्चे होते हैं उन्हीं की शादी करवा दिया जाता है, जबकि कानूनी तौर पे इसे गुनाह माना जाता है, क्रिमिनल केस माना जाता है, लॉ लगाए गए हैं कि बच्चों की शादी नहीं करवाना चाहिए। फिर भी कुछ पार्ट्स के अंदर आज भी ये पोर्शन देखा जाता है। जब बच्चों में बचपन में ही शादी करवा दिया जाता है तो उस पोर्शन से क्या होता है, फर्टिलिटी रेट यानी बच्चा पैदा करने का जो रेट होता है वो बहुत ही हाई लॉन्ग पीरियड तक देखा जाता है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। बाहर के कंट्रीज के हिसाब से हमारे कंट्री के अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत लॉन्ग देखा जाता है। 15-16 साल में शादी हो जाता है और जब तक वो 35 के नहीं होते तब तक वो बच्चा पैदा कर सकते, 35-36 तक।
यानी कि ये बहुत ही लंबा पीरियड हो जाता है, कम से कम करीबन 21 ईयर्स हो जाता है। जबकि फॉरेन एडवांस कंट्री में आफ्टर 30 दे आर गेटिंग मैरिड, तो कम से कम 6 या 10 साल का उनको टाइम स्पेंड मिलता है फर्टिलिटी रेट का। सो ये एक मेजर रीजन देखा गया था हाई बर्थ रेट का। इसके बाद विडो रीमैरिज, जिन लोगों की जल्दी शादी हो गई और हस्बैंड ऑफ अगर अकेले हो गए उनकी रीमैरिज करवा दिया जाता है। सो ये सारी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज होता हुआ इंडिया के अंदर ज्यादा नजर आता है। इसके बाद वाला जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। व्हाट इज द प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड? कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ये माना जाता है, लोगों के बीच में क्रेज है, कितने भी लड़की हो बट एक लड़का तो होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे 3 रीजन है। ये फर्स्ट रीजन ये है कि अगर लड़का होता है तो वो तुम्हें नरक में जाने से बचाता है, पू नाम का जो हेल है वहां पे जाने से आपको बचाता है। दूसरा, वंश को आगे बढ़ाता है। तीसरा, जब हम बूढ़े हो जाए तो हमारा लड़का हमें कमा के खिलाएगा बट लड़की तो दूसरे घर चली जाएगी। ये वाले कॉन्सेप्ट की वजह से कहीं ना कहीं जो है मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस की जो क्रेज होता है, जब तक लड़का पैदा नहीं होता तब तक बच्चे पैदा करते जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट आज भी इंडिया के अंदर देखने को मिलता है और इस रीजन की वजह से भी हाई बर्थ रेट देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ पोर्शन है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। इंडिया में आज भी रूरल कंट्री के अंदर यानी रूरल जो स्टेट्स है, विलेज है, उसके अंदर आज भी ज्वाइंट फैमिली है। बड़े मामा, बड़े पप्पा सब एक साथ रहते हैं, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली रहती है। जबकि अर्बन जगह पे न्यूक्लियर फैमिली, अभी आपकी फैमिली ले लो, आप, मदर, फादर और एक ब्रदर या सिस्टर, ऐसा कोई 3 या 4 लोग ही होंगे। बट गाँव के अंदर आप देख लो, बड़े पापा जी होंगे, छोटे पापा जी होंगे, चाचा होंगे, मासी होगी, सब एक ही घर पे रहते होंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो बर्डन होता है, एक बच्चे को पालने का जो खर्चा होता है, जो बोझ लगता है, वो ज्वाइंट फैमिली में बहुत कम लगता है। इस रीजन की वजह से क्या होता है, तो इस रीजन की वजह से वहां पे हाई बर्थ रेट जो है रूरल फैमिली के अंदर ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग मिल बांट के खर्चा उठाते, तो एक बच्चे का जो खर्चे का बर्डन है वो उस फैमिली के अंदर इतना ज्यादा फील नहीं होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह देखा गया है। यहाँ पे खत्म होता है सोशल फैक्टर्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। इसके बाद हमने देखा इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हमने एक पॉइंट देखा, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। इंडिया के अंदर आज भी जो फीमेल्स है उनको बहुत ही कम एजुकेशन दिया जाता है कंपैरेटिव टू द इलिटरेट। जो अनपढ़ है उनके सामने पढ़े लिखे औरतें कहीं ना कहीं लेस बर्थ चाइल्ड को देती है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पता है कि क्वालिटेटिव चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। 1 या 2 बच्चे देके उनको अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लाइफ मिलना चाहिए, ना कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए। तो बट इलिटरेट जो औरतें होती है उनको एजुकेशन लेवल नहीं होता, प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं होता, इसलिए उनको करंट सिनारियो कंट्री का क्या चल रहा है उसके बारे में जरा भी एक अंदाजा नहीं होता और वो हाई बर्थ रेट जो है वो एक्सटेंड करने में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रोल प्ले करते हैं। बट कंपैरेटिव टू पॉपुलेशन कंट्रोल में हमने जब एनालाइज किया, हमें उसमें पता चला जो प्राइमरी एजुकेशन है या हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेशन जिनको मिला है उन फीमेल्स के कंपैरिजन में ये जो इलिटरेट है ये कहीं ना कहीं ज्यादा हाई बर्थ रेट का जो पोर्शन को डेवलप करते हुए नजर आ रहे। तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ एजुकेशन जो फीमेल के बीच में देखा गया ये एक रीजन बनता है हाई बर्थ रेट का। यहाँ तक का पोर्शन आज हमने डिटेल में देखा। I hope you all have understood the portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.